नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये विशेष शो इसलिए क्योंकि भारतीय नौसेना के जो मार्कोन्स कमांडो हैं, उन्होंने ज़बरदस्त वीरता का परिचय देते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए, सोमालिया तट के पास हाईजैक किए गए एक विदेशी विमान, जिस पर 15 भारतीय और कुल मिलाकर के 21 क्रू मेंबर थे, न केवल भारतीयों को और क्रू मेंबर्स को वहां से सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो भारतीय नौसेना की ताकत है, जो भारत की ताकत है और जो उसने हुंकार भरी थी, जो उसने चेतावनी दी थी बहुत सख्त लहजे में, उसी का नतीजा है कि जो हाईजैकर थे, अभी हालांकि ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये सोमालिया के ही थे या हूती थे या कौन थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि समुद्र में लूटपाट की घटनाएं भी ज़्यादा होने लगी हैं, हाईजैक भी होने लगे हैं इस तरह के जहाज। तो भारत की जो नौसेना थी उसकी चेतावनी के बाद वो हाईजैकर इन लोगों को छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो अभी इस बात की तो खैर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हमारी नौसेना ने भी अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि लोहा मनवाया है अरब सागर में, इस पर चर्चा करने के लिए और इससे जुड़े हुए तमाम जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुए हैं और क्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौकसी, समुद्री चौकसी को और अधिक बढ़ाए जाने की, और अधिक समन्वय की जरूरत है, और अधिक तैयारियों की जरूरत है। इस पर भी चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर। तो सिवाच सर को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिवाच सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, ये तो एक और ऐसी घटना है जो हमें बताती है कि हम अब न केवल जो अपने नागरिक हैं, बल्कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी बचाने का जज्बा भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं और पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक की मैं समुद्री दूरी देख रहा था, 3150 किलोमीटर, साढ़े ती करीब-करीब 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और उसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो ये हमारी क्षमता है आज, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं चौधरी साहब। भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आज उभरा है इंडियन ओशन में। और ये भारत की जो काबिलियत है वो तो, अगर अब हम नेवी की बात करें तो इंडियन ओशन में एक बहुत पोटेंट फोर्स है। आप ये देखें मलक्का स्टेट से और उधर आप चले जाएं स्वाज कैनाल तक, भारत की जो नेवी है वो सबसे पहले जो ऑपरेट करती है और सबसे पहले वो पहुंचती है अगर कोई ऐसा हादसा होता है। देखो, ये सच्चाई है कि ये जो लड़ाई है अभी हमास और इजराइल के बीच में, इसने एक बड़ा डिफरेंट सा मोड ले लिया है, क्योंकि ये यमन में जो हौती रिबल हैं वो एक प्रकार से इजराइल के अगेंस्ट ये कार्रवाई कर रहे थे, मगर अब वो सभी जो कमर्शियल शिप हैं वो जो जाती हैं रेड सी से स्विज कैनाल पार करके, क्योंकि एशिया से यूरोप के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, वहां पर ये हौती रेबल इन पे अटैक करने लगे हैं। और उसके कारण क्या है कि जितने भी समुद्र के अंदर स्विज कैनाल की तरफ जाते थे वो जहाज अब डर के मारे पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के जो केप ऑफ गुड होप है वहां से जाने स्टार्ट कर दिया था। और अगर ऐसा होता है तो आपको 30% उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और 15 दिन ज्यादा लग रहे थे। तो ऐसे में एक तो अमेरिका ने बनाया है इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनाई है, जिसके अंदर 12 के करीब देश हैं। भारत उसका हिस्सा नहीं है। भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है,
क्योंकि भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है इसको रोकने के लिए कि हमारे जो एमवी हैं, जो हमारे शिप हैं, जो कमर की 4 शिप को भेजना, और जिसके अंदर आईएनएस चेन्नई भी है, आईएनएस कोलकाता भी है, आईएनएस विशाखापट्टनम भी है, आईएनएस मरगोवा भी है। तो ये जो 4 शिप है, डिस्ट्रॉयर है, आधुनिक है। इसको यकीन करने के लिए कि हमारे जो भी कमर्शियल व्हीकल जाती हैं इसमें, इसके ऊपर कोई अटैक ना हो, कोई अटैक ना कर पाए, चाहे वो सोमालिया के जो पायरेट्स हों या हौती रेबल्स हों। और इसी भारत खुद ही नहीं, दूसरे अगर कोई फ्रेंडली कंट्री है तो उसकी भी हेल्प करे। एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रूप दिया है भारत ने। आज भारत का इतना बड़ा लोहा है कि भारत की नेवी की इतनी काबिलियत और क्षमता है। तो ये सच्चाई है जो आप कह रहे हो कि क्या भारत की नेवी के अंदर इस क्षमता है? बिल्कुल है। भारत की नेवी के अंदर शिप से भी जाने की है, एयरक्राफ्ट से भी जाना, हेलीकॉप्टर से भी जाना, और भारत की नेवी के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसको बोलते हैं मार्कोस मरीन कमांडो। चौधरी साहब। शिवाज साहब, मुझे याद आ रहा है चीन के एक प्रतिनिधि ने पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका को ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसका मुकाबला तो भारत कर ही नहीं सकता है। पता नहीं किस ओवर कॉन्फिडेंस में उसने कहा। और ये बहुत हद तक सच्चाई भी है कि चीन जो है वो अभी तक राज करता रहा है, अमेरिका में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी, दूसरी जगहों पर भी। लेकिन जो घटना ये हुई है और जो हमारी नौसेना के मार्कोन्स कमांडो ने ये ऑपरेशन किया है, इसके बहुत दूर तक और देर तक संदेश रहेंगे कि अगर हमारे व्यापारिक जहाज़ों को भी आपने रोकने की कोशिश की, हाईजैक करने की कोशिश की, या कहीं भी आप बाधक बने, तो फिर आपकी खैर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखो, अब ये सच्चाई है कि भारत की नेवी की काबिलियत और क्षमता को सभी अब मानने लगे हैं कि भारत के अंदर बहुत काबिलियत है। भारत की आर्म्ड फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो। और ये सच्चाई है, इंडियन ओशन में 70 से 80% ट्रेड जाता है वर्ल्ड का, और सारी की सारी जो सी लेन्स हैं ज़्यादा यही जाती हैं इंडियन ओशन से आपको फिर पैसिफिक पे। अगर आपने एक ब्लू वाटर नेवी बनना है तो आपके अंदर काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए, आप अपनी सी लेन्स को प्रोटेक्ट कर पाएं। दूसरी बात यह है कि आप यकीन कर पाएं कि दुश्मन की जो सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आपको कभी भी आके एक थ्रेट ना बने। तो इसलिए आपकी जो नेवी है उसके अंदर काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए। और नेवी एक दिन में नहीं बनती, नेवी को बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। और मुझे लगता है भारत ने अपना जो रोड मैप था बहुत ही अच्छा बनाया, और आज भारत की नेवी उन 7वीं बड़ी नेवी है वर्ल्ड की, मगर इंडियन ओशन में सबसे बड़ी नेवी है, जो कि वो इसीलिए उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं। देखो, सच्चाई यह है कि भारत ने जो ये हादसा हुआ, पहले तो ये हादसा अरेबियन सी में हुआ, ये रेड सी में नहीं था। तो इसके चांसेस हैं कि ये हौती रेबल नहीं होंगे, शायद सोमालिया पायरेट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो ये सोमालिया पायरेट्स थे ये बहुत सक्रिय थे 2019-20 तक, मगर उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनाया तो फिर ये भाग गए थे, क्योंकि ये एक प्रकार से हमला करके हाईजैक करके रैंसम मांगते थे। तो अब जो है लगता ये इन्होंने ही किया होगा, मगर इसके अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, ये जो जहाज था ये एक प्रकार से एमवी लीला नॉरफॉक, ये लिबेरियन फ्लैग था, और इसके अंदर हमारे 15 क्रू मेंबर थे और 6 क्रू मेंबर दूसरे के थे। क्योंकि भारत के क्रू मेंबर थे, हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। और दूसरा जो एक्शन हमने लिया वो इतना सक्रिय था और इतना अच्छा था कि बहुत कम टाइम में जब भारत की नेवी को एसओएस मिला, वो हमारे को यूनाइटेड किंगडम के मैरीटाइम फोर्स के थ्रू मिला था। उसके जी। बाद हमने इमीडिएट एक्शन लिया, अपनी सबसे अच्छी आईएनएस डिस्ट्रॉयर जो कि हमने अरेबियन सी में भेजी है उसको भेज दिया। इससे पहले हमने अपना जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-8I उसको भेजा, उसके ऊपर रहा। जब उसने एयरक्राफ्ट देखा और उसको डर लगने लगा था हाईजैकरों को कि भाई यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो ऐसे में जब चेन्नई आईएनएस चेन्नई पहुंची है वहां पर
और उसके साथ हमारे जो मरीन कमांडो थे, जो काबिलियत और क्षमता वो बहुत ही ज्यादा है, वो एक ऐसी है हमारे मार्कोस कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट है। और उन्होंने बहुत ही स्टेल्थ से कि उसकी शिप जाने से पहले ही वो अपने समुद्र के मार्ग से नीचे स्विम करके और वो इस शिप में आ गए, मगर पहले ही जो हाईजैकर थे वो भाग गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। उनको पता था कि उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है, ये भारत की क्रू मेंबर हैं, भारत की नेवी की क्षमता और काबिलियत बहुत है, भारत छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो पहले ही वहां से एक प्रकार से भाग गए। मगर यह सच्चाई है, इस ऑपरेशन ने वर्ल्ड में 3 चीजें बताई हैं कि भाई अगर ऐसा कोई हादसा हुआ इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में, तो भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, भारत की नेवी सबसे पहले आएगी। दूसरी, भारत की नेवी के अंदर काबिलियत और क्षमता है, जैसे आपने बोला 3000 किलोमीटर तक कितनी जल्दी पहुंच गए। और तीसरा यह है कि भारत की जो नेवी है वो एक अव्वल दर्जे की नेवी है आज की तारीख में। और भारत की नेवी जो है, सुएज कैनाल से लेके जो मलक्का स्टेट है, यहां पर कोई भी हादसा होगा तो जल्दी से जल्दी एक्शन करेगी। इसलिए अब वो मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड अब भारत की तरफ उस तरफ देखने लगा है। तभी तो कहते हैं कि भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, और भारत की जो नेवी है वो 7th लार्जेस्ट है। और भारत की नेवी जैसे बढ़ावा कर रही है, आज हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। अगला एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत खुद बनाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना रहा है, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट। तो ये सच्चाई है, ज्यादातर सामान भारत खुद बना रहा है। आज भारत की नेवी के अंदर काबिलियत और क्षमता है, ये एक काबिल तारीफ है, और इससे एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया है, खुद को भी आया, भारत को भी, और बाकी जो हमारे फ्रेंडली देश हैं, कि अगर कोई देश जल्दी से जल्दी आपकी सहायता कर सकता है अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, वो भारत की नेवी है। तो दिशा शिवाज साहब, इधर हम देख रहे हैं कि अरब और लाल सागर में जो मर्चेंट वेसल है उस पर हमले की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। अभी 14 दिसंबर को भी सोमालिया के ही लुटेरों ने एक जहाज को हाईजैक किया था और उस पर 6 लोगों को खास तौर से अगवा किया था। तो भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को भी रेस्क्यू किया था जो घायल था, और उसको ओमान के एक हॉस्पिटल में भी पहुंचाने का काम इन्होंने किया था। और ये जो हाईजैक जहाज था ये कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इधर ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। एक कारण तो आपने बताया कि इजराइल और हमास के बीच जो कुछ चल रहा है उसके चलते हूती और कुछ दूसरे इस तरह के जो आतंकवादी हैं वो सक्रिय हुए हैं। दूसरे कारणों से कुछ लूटपाट भी शुरू हुई है। और दूसरे ये भी बताइएगा, कारण क्या हैं घटनाओं के बढ़ने के, और मैकेनिज्म। एक तो आपने बता दिया कि अमेरिका ने कुछ देशों को मिलाकर के एक मैकेनिज्म तैयार किया है, लेकिन और क्या करने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई ये है कि जो इज़राइल हमास की लड़ाई हुई है, इसके अंदर इज़राइल अभी हमास के अंदर मारने के लिए वो गाज़ा पट्टी के अंदर है। और क्योंकि 23 लाख के करीब पॉपुलेशन है, वहाँ पर कोलेटरल डैमेज भी बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं। पर इज़राइल हमास को जब तक पूरा खात्मा नहीं कर देगा, तब तक वो चुपचाप नहीं बैठने वाला, और ऐसे में हो सकता है उसको टाइम भी लग जाए। अब इज़राइल जब ये कार्रवाई कर रहा है तो इसको हथियार तो हाँ अमेरिका से मिलने, इसमें कोई शक नहीं। हमास के साथ कौन खड़ा हुआ है? देखो, हमास के साथ जो है एक प्रकार से ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ईरान जो है उसने 3 मिलिटेंट ग्रुप को तैयार किया है, जिसके अंदर हमास है जो कि सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, दूसरा हिजबुल्लाह है जो कि लबनान के साउथ में है, वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है, और तीसरा हमास है जो कि आपका यमन में है, जो होती रिबल है जो कि यमन में है, वो भी शियाज है। तो उनको अभी उसने तैयार कर रखा है, ये ट्रेन है, इनको हथियार दिए। अब जो हमास तो अकेला लड़ रहा है, उसको हिजबुल्लाह जो है मदद करने की कोशिश कर रहा है, और हिजबुल्लाह मुझे लगता है लड़ाई में आएगा। क्या होती रिबल आ सकते हैं इस लड़ाई के अंदर? क्या ये मदद कर सकते हैं हमास की, ये या इजराइल पे हमला कर सकते हैं? वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2200 किलोमीटर दूर है।
तो जो इन्होंने बड़ा एक अच्छा सोचा जो ईरान ने, कि जो शिप जाती हैं, जो कमर्शियल शिप जाती हैं, जो कि एशिया से यूरोप जाती हैं, तो सारी स्वेज कैनाल से जाती हैं। और स्वेज कैनाल जो है रेड सी में क्रॉस करना है, तो रेड सी के ही उसके कोस्ट पे ही यमन है, जहां होती रेबल एक प्रकार का सक्रिय है। और वहां से वो इन्होंने स्टार्ट तो पहले यही कहा था कि जो जहाज इजराइल की तरफ जा रहा है या इजराइल की मदद कर रहा है या इजराइल का फ्लैग्ड है, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि इजराइल को वो एक प्रकार टारगेट करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया। मगर उसके अंदर क्या होता है कि पता लगाना क्या ये इजराइल का है या दूसरा, ये बड़ा मुश्किल है। तो फ्लैग किसी का होता है, क्रू मेंबर किसी के हैं, तो ऐसे में काफी और जो शिप्स हैं उनको भी रोका जा रहा है। इसके कारण, डरने के कारण जो शिप्स हैं वो अब चांस नहीं ले रहे, वो रेड सी से स्वेज कैनाल नहीं जा रहे, बल्कि रेड सी से वो पूरा जो अफ्रीकन कोस्ट है उसका चक्कर काट के होप ऑफ जो अपना कैप ऑफ गुड होप है उसके तरफ से जाके जा रहे हैं, जिससे आपका 15 से 30% के करीब कॉस्ट भी बढ़ेगी, 10 से 15 दिन लगेंगे। तो ये एक प्रकार की बड़ा चिंता का विषय है कि पहले ही रूस यूक्रेन की लड़ाई में फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर महंगे थे, अब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बढ़ जाएगा, आपका ऑयल भी और कॉस्टली हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय पूरे वर्ल्ड के लिए है। अब जो अमेरिका है उसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उसका नाम है बेसिकली ऑपरेशन गार्डन सिक्योरिटी, जिसके अंदर 12 देश शामिल हैं, और वो भी अपने शिपों को बचाने के लिए पेट्रोलिंग करता है कि जिस प्रकार से ये जो कमर्शियल शिप्स हैं इनकी प्रोटेक्शन की जाए और ये पेट्रोलिंग करके इनको मदद की जाए। मगर भारत इसका हिस्सा नहीं बना, भारत ने अपनी भेजी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इसका जरूरी यही है, भारत जो है ईरान के साथ डायरेक्ट लिंक, क्योंकि इसका जो 12 देश का है एक प्रकार इसकी टक्कर ईरान से होने के चांसेस हैं, क्योंकि ईरान एक मास्टरमाइंड है, ईरान ही सब कुछ करा रहा है। होती जी, जी। रेबल है यमन में, तो वो पूरे ट्रेंड हैं ईरान के इशारों पे ही काम करता है। और भारत ईरान के साथ अच्छे रिलेशन, चाबार पोर्ट में हमारा और उनका काम चल रहा है, इसलिए हमने अपनी शिप अलग भेजी है। वैसे हम जो दूसरी फ्रेंडली कंट्री की शिप है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिक्योरिटी गार्डन है, उसके साथ भी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये कार्रवाई की है, और इसके अंदर ज्यादातर जो रेड सी में होती रेबल कर रहे हैं। मगर क्योंकि सोमालिया के जो पायरेट थे ये पहले ऑपरेट करते थे और ये 2019-20 तक करते थे, अब ये काम नहीं कर रहे थे क्योंकि ये डरते थे इंटरनेशनल जो एक प्रकार से फोर्स है वो इनको मारने लगी थी। अब ये भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि रैंसम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया दोबारा। तभी ये अरेबियन सी में जो ऐसा लगता है कि ये सोमालियन रेबल्स हो सकते हैं, पायरेट, क्योंकि ये शिप जो थी ये एक प्रकार बहरीन से ब्राजील जा रही थी। तो ये लगता है कि हो सकता है कि ये सोमालिया के हों, मगर ये सच्चाई है। इसके कारण जो होती रेबल कर रहे हैं रेड सी में, इससे पूरा ट्रेड जो है एक प्रकार से पूरा खतरे में आ गया है, और पूरे इलाके के अंदर एक प्रकार से हाहाकार मच गई है कि अब समुद्र के अंदर जो शिप्स हैं वो वल्नरेबल हैं, और इसलिए ज्यादातर देश अब उस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका एक प्रकार से उनकी जो शिप है वो फंसे और उनको रैंसम दे, तो वो लंबा चक्कर काट के जा रहे हैं चौधरी साहब। और एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है श्रीवास्तव साहब कि 1990 में जब सोमालिया में कोई सरकार नहीं रही, नौसेना नहीं रही, तो वहाँ के लोगों का जो मूल रोजगार था, क्योंकि ये माना जाता है कि सोमालिया के समुद्र में मछलियों का भंडार है और ये छोटी-छोटी नौकाओं पर जाकर के मछलियाँ पकड़ते थे और उसका व्यापार करते थे, उनकी रोजी-रोटी चलती थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही वहाँ नौसेना नहीं रही और सरकार नहीं रही, तो कुछ और देशों के बड़े-बड़े ट्रॉलर आकर के, विदेशी कंपनियों के बड़े ट्रॉलर आकर के वहाँ लूट-पाट करने लगे मछलियों की, और उसके बाद इनको मजबूर होना पड़ा कि ये लुटेरे बने
और हाँ। उनसे भी, और जो दूसरे मालवाहक जहाज वहाँ से गुजरते थे, उनसे भी इन्होंने फिरौती माँगनी शुरू कर दी? हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई ये है कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि कहीं न कहीं ये इनका जो रोज़ा था, जो काम करते थे छोटी बोटों से, वो बंद हो गया क्योंकि बाकी इंटरनेशनल बड़े-बड़े जहाज आने लगे। तो फिर इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा ये सबसे अच्छा काम है, इसको हाईजैक करो और उसके बाद रैनसम लो। और एक बार जब खून लग जाता है तो उन्होंने कहा ये सबसे आसान काम है। और जो सोमालिया पायरेट्स थे, वो एक प्रकार पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन गए थे। और इसी प्रकार से फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनी, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया, तो फिर ये एक प्रकार से बंद कर गए थे। मगर अब क्योंकि हौती रेबल कर रहे हैं रेड सी में, तो इनको भी एक प्रकार से दोबारा सक्रिय हो गए हैं। मगर जो आपने बताया, वाकई वो रीजन तो यही था बना, मगर ये सच्चाई है, सब इलीगल एक्टिविटीज है और ये एक प्रकार से थ्रेट है। और ये भी समझना चाहिए कि सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है सी में, क्योंकि सी के अंदर जो है सबसे ज्यादा समुद्र में आपकी जो सी लेन्स हैं वो इंडियन ओशन में। आपका 60 से 70% जो व्यापार है पूरे वर्ल्ड का, वो समुद्र से होता है। अगर समुद्र के अंदर पायरेट्स हो गए या हौती रेबल जैसे हो गए, तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है शिप्स को। और उसके कारण आपको पता है कि लोग अवॉइड करेंगे या कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये जो कमर्शियल शिप की जो कॉस्ट बढ़ी है ट्रेड की, उससे बहुत ही नुकसान होने वाला वर्ल्ड को। और वर्ल्ड पहले ही एक प्रकार से डिस्ट्रेस में था इकोनॉमिकली, क्योंकि रूस यूक्रेन लड़ाई में, और अब ये हो गया तो वाकई काफी नुकसान है। और आपने जैसे बताया कि सोमालिया के जो ये पायरेट्स हैं, इनकी वजह क्या थी, क्यों कर रहे हैं, मगर इनको अब खून लग जाता और अब उनको लगता है कि ये सबसे आसान काम है, पैसा ज्यादा मिलता है। और बाकी शिप दे भी रही थी, रैंसम दे के बचने का तरीका था। मगर अब जो है क्योंकि इंटरनेशनल फोर्स 2-3 साल से बहुत सक्रिय थे, तो ये काम अभी बंद था। चौधरी साहब, शिवाज सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।